हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब वर्जे, जय राम जी की। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने उन छात्रों का नाम लेना चाह रहा हूं जो बहुत दिनों से कह रहे हैं सर जी हमारा नाम नहीं ले रहे हैं, और मैं इनका वीडियो पर डे देखता हूँ और जो है हमारा नाम नहीं ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने कुछ स्टूडेंट का नाम भी लेंगे, जो कि आप परेशान मत होइए, आप लोगों का नाम लिया जा रहा है। और जैसे कि सभी बच्चों का नाम तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो बच्चे ना जिनका छूट जाएगा उनको नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा, इसलिए परेशान मत होइए, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। आपका नाम पहले ले लिया जाए, फिर हम अपने अगले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो अटेंडेंस लगाइए भाई। चलिए, अक्की मिश्रा जी, ऋषभ तिवारी जी, अंशिका जायसवाल, अंजलि सोनी, अभिषेक सोनी, सत्यम सोनी, बाबू मिश्रा, वांग शर्मा, उत्कर्ष तिवारी, अंशु जायसवाल, अंकुर जायसवाल, प्रियांशु, आर्यन पटेल, अन्नामिका, विशु, शशांक, शिवानिका, करिश्मा और भी स्टूडेंट हैं। तो हम अपने वीडियो को शुरू करना चाहेंगे, तो जो स्टूडेंट का नाम नहीं ले पाए हैं उनका नाम अगले वीडियो में लेंगे। तो चलो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, कई वीडियो आपने देखा कि बाबर का इतिहास हमने टॉपिक उठाया था, जो कि संभवतः आज आपका ये आखिरी टॉपिक है। घाघरा का युद्ध क्यों था बाबर के लिए शापित। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि घाघरा का युद्ध, किसका युद्ध दोस्तों? घाघरा का युद्ध। यह युद्ध बाबर का जो है चौथा युद्ध था। कौन था युद्ध था? चौथा युद्ध था। क्योंकि भारत में बाबर ने मुख्यतः 4 ही युद्ध लड़े थे, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहला जो था पानीपत का युद्ध था। कौन था दोस्त? पानीपत। पानीपत का युद्ध था। जो कि दूसरा आप लोग देख रहे होंगे खानवा का युद्ध था। किसका था मित्रों? खानवा का युद्ध था। तीसरा जो था, जो कि मैंने कल ही अभी आप लोगों को पढ़ाया है, चंदेरी का युद्ध था, जिसमें मेदिनी राय की हार हुई थी। और आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं घाघरा का युद्ध। किसका युद्ध? घाघरा का युद्ध। दोस्तों, ये घाघरा ना समझिएगा, ये घाघरा है। ठीक, ये घाघरा है कहाँ पे? ये बिहार में एक जगह है, जो कि घाघरा एक नदी है। घाघरा एक नदी है, उसी की नदी के पास में यह युद्ध लड़ा गया था, और अफगानों और बाबर के बीच में। तो जिसमें ये कहा जाता है कि जमीन तो जमीन, नदी भी लाल हो गई थी मनुष्यों के रक्तों से, खून से। जैसे लोग कहते खून की नदियाँ बहा देंगे, तो आप लोग ऐसा ही कुछ समझ जाइए कि घाघरा के युद्ध में खून की नदियाँ कुछ इसी तरह से बह गई थी। तो दोस्तों, हम अपने टॉपिक को, अच्छा हाँ, जरा इनका भी तो परिचय करा दें। जरा इनका भी परिचय देखिए। के लिए शापित, बाबर के लिए यह युद्ध क्यों शापित हुआ? बाबर के लिए यह युद्ध शापित हुआ। क्यों शापित हुआ दोस्तों? क्योंकि जैसे ही इस युद्ध में बाबर घायल हो जाता है, तो कुछ ही दिनों के बाद, आप कह सकते हो कुछ आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए बाबर के लिए यह युद्ध बिल्कुल शापित सा हो गया। इसके बाद उसका जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि घाघरा का युद्ध, जब जमीन और नदी, जब जमीन तो जमीन और नदी दोनों लालम लाल हो गई। दोनों क्या हो गई? दोनों लालम लाल हो गई, अर्थात चारों तरफ रेड ही रेड, अर्थात लाल लाल, लाल लाल खून। किसका खून? सैनिकों का खून। तो सोच रहे होंगे कि देखिए उस समय का दृश्य कैसा रहा होगा, कि चारों तरफ मनुष्यों की लाशें बिछी थी, चारों तरफ खून ही खून बह रहे थे। आप लोग कल्पना करके ही समझ जा रहे होंगे कि कैसे दर्दनाक लोग मौत मारे गए थे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। घाघरा का युद्ध, मेन पॉइंट जो क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन आने वाले हैं, तो
मेन इम्पॉर्टेंट तो आप यही देख लीजिए कि घाघरा का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1529 में, 1529। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही इम्पॉर्टेंट, घाघरा का युद्ध कई बार पूछा गया है कि जो है घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 1529 में हुआ था। तो जो जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको टिक लगाते चल रहे हैं। आप लोग पेन और कॉपी ले लीजिए, क्रमशः नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि अब हमारा जो अगली वीडियो आएगी वो केवल आपके MCQ क्वेश्चन की आएगी। तब आपको पता चलेगा कि आपने हमारे वीडियो से कितना सीखा, और आप उसमें बताइए कि आप जो मेरे प्रश्न हैं उसमें कितने नंबर का आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया। तो दोस्तों चलिए आज हम घाघरा के युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा इन हिंदी के विषय में पढ़ने वाले हैं। यह युद्ध 1529 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया, बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो यह हो गया कि यह युद्ध कब हुआ। तो दोस्तों यह युद्ध 1529 को हुआ। फिर यह लड़ा किसके बीच गया, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया। तो ये दो क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह युद्ध पानीपत युद्ध, जैसा अभी मैंने आपको बताया ना कि पानीपत युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, लेकिन इसने चंदेरी का युद्ध नहीं टाइप हुआ है। तो इसके ठीक बाद ही, चंदेरी का युद्ध के बाद ही यह युद्ध लड़ा जाता है। घाघरा बिहार में है। पहला देखिए, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने कि घाघरा है कहाँ। तो घाघरा एक बिहार राज्य में है, जिसका नाम बिहार में बहने वाली नदी घाघरा के नाम पर पड़ा। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था कि ये बिहार में एक नदी है, घाघरा नदी, और वहीं के पास यह युद्ध लड़ा गया था, जिसके नाम पे ही यह, इस युद्ध का नाम ही घाघरा पड़ गया। तो चलिए दोस्तों आप क्वेश्चन नोट करते जाइए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घाघरा नदी। आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हमको सलाह दे सकते हैं कि सर हमको ये टॉपिक नहीं समझ में आया, आप पुनः बता दीजिए, तो मैं आपको पुनः बता दूंगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को ले सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, उसमें आप व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए, 63 93 0 71 63 93 0 71 197। इस नंबर पे आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, और आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। खानवा के युद्ध में राजपूतों पर अपना प्रभाव स्थापित करने के बाद, जैसे ही खानवा का युद्ध हुआ राजपूतों के साथ, और आपने देखा ही होगा कि राणा सांगा को उसमें हार हुई थी, और उसके बाद मेदिनी राय की भी जो है चंदेरी में युद्ध मतलब हार हो जाती है। तो इस प्रकार से बाबर एक के ऊपर एक विजय करता हुआ आगे बढ़ता गया और अफगान विद्रोहियों की तरफ ध्यान दिया। जब वहाँ से वो सबको राजपूतों को हराया, तब उसका ध्यान किसकी तरफ गया, अफगान विद्रोहियों की तरफ गया। और अफगानों में फरमूली और नुहानी सरदार, ये दो ऐसे सरदार थे, पहला फरमूली और दूसरा नुहानी, ये दो ऐसे सरदार थे जो अभी भी बाबर की सत्ता को स्वीकार नहीं किए थे। और जब ये स्वीकार नहीं किए थे तो बाबर इनको बिल्कुल हराना चाह रहा था कि इनका भी कोई इलाज किया जाए। तो और ये क्या करते थे, कोई न कोई खुराफात करते रहते थे, यानी कि विद्रोह करते रहते थे। खुराफात का मतलब जैसे कि विद्रोह करते रहते थे। जिस समय बाबर चंदेरी अभियान, मैंने बताया ना कि चंदेरी एक ऐसा युद्ध था मित्रों दोस्तों कि एक ही रात में बाबर ने उस पर विजय प्राप्त कर ली थी, उस किले पर, और जिसमें जौहर का जो है वर्णन किया गया है। अफगानों ने, अच्छा जो दोस्त हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो हो सकता है इस वीडियो कम समझ में आए, तो कृपया करके उस वीडियो को आप देख लीजिए। आप जैसे यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे इंग्लिश विद रुद्रा क्लासेज तो हमारे वीडियो आ जाएंगे, आप उस पर सर्च कीजिए या टॉपिक नाम डाल दीजिए इंग्लिश विद रुद्रा क्लासेज, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध, और जो है पानीपत का प्रथम युद्ध, तो हमारे वीडियो आ जाएंगे, तो आप उनको देख लीजिए। अफगानों ने अवध में विद्रोह कर दिया। तो जब वो बाबर कहाँ व्यस्त था, चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय के साथ, और उसी समय अफगान ने विद्रोह कर दिया और शमशाबाद और कन्नौज पर अधिकार करके वे बिहार के अफगान शासक की सहायता से, अब देखिए अब इसमें बिहार के जो शासक है उसकी भी भूमिका है, और उसकी सहायता से अब ये इन लोगों की प्लानिंग क्या हुई कि अब यहाँ पे वो दोनों अफगान सरदार
और एक बिहार के अफगान शासक। तो इन तीनों ने मिल करके आगरा विजय की योजना बना दी कि चलिए ऐसा करते हैं कि अब हम लोग, बाबर तो चंदेरी की तरफ व्यस्त है, तो ऐसा करते हैं यही सही मौका है और मौके पे दे दनादन चौका मारते हैं और ये आगरा और विजय की तरफ। लेकिन इनको क्या मालूम है कि अभी छक्का मारने के लिए बाबर आ जाएगा। तो अफगान विद्रोहियों को बंगाल का सुल्तान नुसरत शाह भी सहायता पहुंच, ये ले इन्हीं की कमी थी। अब नुसरत शाह भी जो है, नुसरत शाह ये क्या कर रहे थे भैया, ये भी जो है सहायता दे रहे थे। अभी इनकी भी हालत टाइट हो जाएगी। तो सहायता पहुंचा रहे थे। इससे अफगानों के हौसले बढ़े हुए थे, भाई उनकी मदद हो रही है तो निश्चित रूप से हौसला तो बढ़ेगा ही। तो बाबर अब अफगानों को और अधिक मौका देना नहीं चाहता था। जब बाबर को एक खबर मिली कि भाई आप तो यहाँ चंदेरी का युद्ध जीतने में लगे हैं और उधर वहाँ पे चौके पे छक्के मारने का मूड है, तो बाबर ने भी सोचा कि चलो भाई जब मैच शुरू ही हो गया है तो क्यों न अब जब वो चौका मार रहे हैं तो हम भी ज़रा छक्का लगा ही दें। और इस प्रकार से चंदेरी का विजय जैसे ही बाबर ने जीता तो उसने सारा फोकस अफगानों की तरफ लगा दिया कि चलो भाई देखते हैं कितनी फील्डर तैयार है। और फिर वहाँ से वह तुरंत प्रस्थान किया बिहार की तरफ। और घाघरा का युद्ध, चंदेरी से बाबर अवध की तरफ बढ़ा। अब चंदेरी का विजय जीत गया है बाबर, अब उससे आगे बढ़ रहा है तो अवध की तरफ बढ़ा। उसके आने की खबर सुनते ही अफगान नेता, ये लो अफगान नेता बिब्बन, ये तो भैया बड़े ही दिलेर निकल गए। अफगान नेता बिब्बन ये भाग गए। कहाँ भाग गए? बंगाल। नाम से ही डर गए, बंगाल भाग लिए। और बाबर ने बहुत जल्दी ही लखनऊ पर अधिकार कर लिया। इधर जब बाबर ने लखनऊ पर अधिकार कर लिया, अब बिब्बन महोदय भाग गए बंगाल में। इधर बिहार में अफगान महमूद लोदी के नेतृत्व में, और देखो बिहार में क्या हो रहा है, अफगान जो अफगानी था महमूद लोदी, कुछ याद आया? ये महमूद लोदी भाई है, किसका भाई है? इब्राहिम लोदी का। तो महमूद लोदी के नेतृत्व में अपने आप को संगठित कर रहे थे, माने प्लानिंग बना रहे थे कि किस प्रकार से बाबर को हराया जाए, क्योंकि महमूद लोदी भी हार चुका था। बंगाल के सुल्तान से भी उन्हें सहायता मिल ही रही थी, जैसा कि अभी आपने देखा। अफगानों ने बनारस से आगे बढ़ते हुए चुनार का दुर्ग घेर लिया। अब देखिए, एक तरफ बाबर भी अपने युद्ध को बढ़ा रहा है, लखनऊ पर कब्जा किया, और अफगान भी जो है बनारस से आगे बढ़ते हुए चुनार का दुर्ग, जो कि बड़ा ही मशहूर है मिर्ज़ापुर साइड में, जो कि सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के बॉर्डर के आसपास में जो है ये दिखाई देता है। तो चुनार का दुर्ग, वहाँ पे मूर्तियों और चीनी मिट्टी के जो बर्तन, ये सब काफ़ी मशहूर है चुनार में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन घटनाओं की सूचना पाकर, जैसे ही बाबर को खबर होती है, सूचना पाकर बाबर तेजी से बिहार की तरफ बढ़ा कि चलो भाई अब पहले तो बिहार को निपटा दें। उसके आने का समाचार सुनकर अफगान डर कर चुनार का घेरा छोड़कर भाग गए। यानी कि जो खौफ, देखिए ये खौफ है, ये क्या है? ये खौफ है, बाबर का खौफ था। सोच सकते हैं कि बाबर कितना भयानक या कितना मतलब ऐसा राजा रहा होगा कि जिसके नाम सुन करके छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। कोई बंगाल भाग रहा है और कोई जो है मतलब डर करके अपने किले को छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। अगर इनसे कोई टक्कर लिया तो राजपूत थे, जिन्होंने बड़े ही बहादुरी के साथ जो है, पुरुष तो पुरुष, महिलाएं ने भी जो है बाबर का सामना किया। बाबर ने महमूद लोदी को शरण नहीं देने का निर्देश दिया। ये लो, बाबर ने कहा कि भैया नुसरत शाह जी, आप जो है महमूद लोदी को अपने घर में पनाह मत दीजिए, नहीं तो आप भी हमारे कोप का भाजन हो जाएंगे। लेकिन अब नुसरत शाह के द्वारा देखिए क्या होता है, नुसरत शाह द्वारा बाबर का जो प्रस्ताव था ठुकरा दिया गया। यानी बाबर ने कहा कि भैया नुसरत शाह जी, आप महमूद लोदी को क्यों अपने घर में बैठाए हुए हो, उसको बाहर निकालो, थोड़ा उसको जकड़ दें। लेकिन फलतः 6 मई 1529 को प्रस्ताव जब ठुकरा दिया गया, किसके द्वारा? नुसरत शाह के द्वारा। तो बाबर ने 6 मई 1529 को घाघरा के निकट बाबर और अफगानों की मुठभेड़ हो गई।
अब ये युद्ध शुरू हो गया। अफगान, अब बाबर देखे कितना तेज गुस्साया हुआ है, क्योंकि उसकी बात भी नहीं माने और अफगान इस युद्ध में बुरी तरह हार गए। इनको तो हारना ही था, क्योंकि बाबर के पास बहुत ही जो सैनिक थे, बहुत ही कुशल सैनिक थे, बहुत ही कुशल। उनसे जब राजपूत हार गए तो ये फिर अफगान जो है कहाँ टिक पाने वाले थे। महमूद लोदी ने भागकर बंगाल में शरण ली। अब देखो, महमूद भी बंगाल ही भाग रहे हैं, ये बंगाल में शरण ली। नुसरत शाह ने बाबर से संधि कर ली। लो, मरता क्या न करता। नुसरत ने भी सोचा कि जब महमूद लोदी, जिसको हम शरण दिए थे, वो खुद डर कर भाग गया और बंगाल चला गया, तो हम ही क्यों जो है आ बैल मुझे मार वाली कहावत करें। तो नुसरत शाह ने भी बाबर से कहा, भैया ऐसा करो, मारपीट बंद करो, चलो हमारी आपकी दोस्ती हो जाए, आप जो कहोगे हम मानेंगे, हम जो कहेंगे आप मानेंगे। तो बाबर भी कहा, चलो भाई ठीक है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करने का। देखिए, पहली शर्त कि भाई न हम आप पर आक्रमण करेंगे, न आप हम पर आक्रमण करिए, न आप मुझे मारो, न मैं तुम्हें मारूं। बिल्कुल एक दूसरे के शत्रुओं को शरण नहीं देने का वचन दिया। और दूसरी चीज, आपके शत्रु हमारे शत्रु, इसलिए न तो आप हमारे शत्रु को शरण देंगे और न हम आपके शत्रु को शरण देंगे। ये दोनों में संधि हो गई। तो महमूद लोदी को बंगाल का मतलब शासक बना दिया जाता है। तो खैर, अब हम बात करते हैं बाबर के अंतिम युद्ध। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब जो, हालांकि घाघरा का युद्ध बाबर जीत तो जाता है, लेकिन उसमें घायल हो जाता है और तभी से इसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। और इसीलिए इसको कहा जाता है कि जो घाघरा का युद्ध हुआ वह बाबर को शापित कर दिया, यानी बाबर के लिए आखिरी युद्ध साबित हुआ। और ये अंतिम युद्ध वास्तव में अंतिम युद्ध ही था बाबर का। क्यों? क्योंकि घाघरा का जो युद्ध भारत में, बाबर का अंतिम युद्ध हुआ, भारत में लड़े गए युद्धों के परिणाम स्वरूप बाबर एक बड़े राज्य का स्वामी तो बन गया। इतने बड़े राज्य का स्वामी बन गया कि राज्य उसका जो फैल गया, सिंधु से लेकर बिहार और हिमालय से लेकर ग्वालियर। ये पॉइंट नोट कर सकते हैं कि इसका जो राज्य था सिंधु से बिहार तक था और हिमालय से ग्वालियर तक था, और कहाँ तक, चंदेरी तक फैला हुआ था। और फिर उसने भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित कर दी। इतनी मजबूती के साथ उसने स्थापित कर दिया कि चारों तरफ इसका खौफ छा गया कि भाई बाबर है, वहाँ का राजा बाबर है, वहाँ का राजा बाबर है। इस तरह से कोई भी जो है अन्य राजा इसकी तरफ देखना नहीं पसंद कर, मतलब देख नहीं, नज़र उठा के नहीं देख पाते थे कि कहीं ऐसा न आक्रमण कर दे। भारत में बाबर का अधिकांश समय युद्ध में ही बीता, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, इसी में बीता। उसका राज्य जीतना, उस पर आक्रमण करना, इसलिए वह कभी भी प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं दे सका। जब उसका अधिकतर समय युद्ध में व्यतीत हो रहा है तो अन्य जगहों पे कहाँ समय दे पाएगा। और अंतिम समय में जब उसको लगा कि अब मैं जो है बच नहीं पाऊंगा, या फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मैं यहाँ पे काफ़ी समय से रह रहा हूँ, काफ़ी युद्ध मैंने लड़ा, सब लोग मुझसे डर रहे हैं, तो अंतिम समय में वह काबुल जाना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि काबुल जाना चाहता था। कौन जाना चाहता था? बाबर जाना चाहता था। कब? अपने अंतिम समय में। और वह चल दिया कि चलो भाई काबुल चलते हैं, और वह लाहौर तक गया भी। पर लेकिन जैसे वह लाहौर तक पहुंचा, खबर आती है कि हुमायूं बहुत अधिक बीमार हो गए हैं। हुमायूं कौन थे डियर? हुमायूं थे बाबर के पहले वाले लड़के। तो हुमायूं बीमारी के कारण उसे आगरा वापस आना पड़ा। पुनः वापस आ गया और खुद बाबर का स्वास्थ्य भी लगातार खराब हो रहा था। और दूसरी तरफ भाई महल में कुछ षड्यंत्र भी रचे जा रहे थे, कॉन्स्पिरेसी हो रही थी महल में कि भाई आप तो जानते ही हैं कि राजा उस समय जो है अपनी गद्दी पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। सेनापति राजा का वध कर देते थे, बेटा पिता को मार डालते थे। इस तरह से तमाम सगे संबंधी रिश्तेदार गद्दी लेने के लिए एक दूसरे का कत्लेआम कर देते थे। तो खैर, कहा यह भी जाता है दोस्तों कि जब हुमायूं की तबीयत खराब हो गई, तो ये कहा जा रहा था कि बाबर ने कहा कि अगर हुमायूं स्वस्थ हो जाए, बदले में चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए।
तो शायद उसकी इस बात ने या इसकी इस दुआ ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया और बाबर की मृत्यु जो है 23 नहीं 23 दिसंबर 1530 को, ये इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 23 दिसंबर 1530 को हुमायूं का जो है उत्तराधिकारी घोषित होना, यानी हुमायूं को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। तो ये हुमायूं से रिलेटेड है और बाबर से भी रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। और इसलिए यह आ सकता है कि हुमायूं को उत्तराधिकार कब घोषित किया गया, राज्याभिषेक कब किया गया, तो 23 दिसंबर 1530। याद कर लीजिए दोस्तों, अभी जब बहुविकल्पी की सीरीज आएगी तब उसमें आपको पता चलेगा कि आपने याद किया है कि नहीं याद किया है। और दोस्तों ये हर एक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जरूर नहीं है कि आप जो है पेट का डाले हैं तो ये क्वेश्चन नहीं आ सकते, आपने जो है टेट का डाले हैं तो ये क्वेश्चन नहीं आ सकते। कोई ये पर्टिकुलर नहीं होता। जीएस जो होता है दोस्तों, ये किसी भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। जो जीएस अगर टॉपिक है तो उसमें ये सब टॉपिक, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आने की प्रबल संभावना है। इसलिए कभी भी आप मन में ये न सोचिएगा कि अरे ये तो मेरे सिलेबस में ही नहीं है, ये आएगा ही नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। जीएस बहुत विशाल है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए हर क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तब जब मनोनीत कर लेता है तो 26 दिसंबर 1530 को, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई इतना बड़ा राजा ये कब जो है दुनिया को अलविदा किया, तो 26 दिसंबर 1530 को आगरा में। कहाँ दोस्तों? आगरा में। तो बच्चा लोग ये समझ जाइए कि आगरा में क्या हो गया, बाबर की मृत्यु हो गई, अर्थात यहीं से बाबर की सत्ता समाप्त। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 23 को इसने हुमायूं को उत्तराधिकारी घोषित किया और 26 को आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद ही, सोचिए आप कि 3 दिन के बाद ही बाबर की मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से भारत में एक बाबर जैसे राजा का समय समाप्त हो जाता है, भारत में नहीं इस धरती से ही। और जाते जाते बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की एक ऐसी नींव डाली मुगल साम्राज्य की, जो कि भारत के राजनीतिक दशा को, आर्थिक दशा को, सामाजिक दशा को बिल्कुल बदल दिया। तो दोस्तों यहाँ से हमारा ये टॉपिक और बाबर का भी टॉपिक समाप्त हो रहा है। हम अब अपने अगले वीडियो में ट्रिक लेकर आएंगे। पहले आपको ट्रिक बताई जाएगी कि इन सब को कैसे याद किया जाए और क्या तरीका है, तो मैं अपने उस ट्रिक के साथ आऊँगा। प्लस ट्रिक के साथ तो आएंगे ही, प्लस आपको इसकी जो है प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा बाबर के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं। इसलिए एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा और बाबर से रिलेटेड जो भी हैं ट्रिक के बताने के बाद आपका प्रैक्टिस सेशन चलेगा। संभवतः उसी दिन होगा, पहले हम ट्रिक बता देंगे, उसके बाद आपका जो है प्रैक्टिस सेट करा देंगे। हाँ, प्रैक्टिस सेट की PDF अगर किसी को चाहिए, उसकी PDF, तो वो हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे नंबर पर 63 93 071 197। अपना नाम और पता, एड्रेस लिखकर आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको वो PDF भी दे देंगे, जिससे कि आप उसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिए और उसको याद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पे हम अपने वीडियो को अलविदा कहना चाहेंगे, लेकिन गुजारिश बस वही जो सब करते हैं। क्या आप तो समझ गए होंगे, मुस्कुरा भी रहे होंगे मन ही मन कि वाह दे सर जी अभी वही बोलेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भाई कर दीजिए, करने में क्या दिक्कत है कि नहीं? कहाँ पैसा लगने वाला है इसमें, तो कर ही दीजिए, केवल एक तो बटन ही तो दबाना है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दोस्तों के पास भी पहुंच जाएगा। और सब्सक्राइब कर देंगे तो जितने भी वीडियो हम बनाते जाएंगे, चाहे मैथ के ट्रिक हों,
चाहे इंग्लिश के ट्रिक हो, जो भी होगा वो आपको मिलेगा। कम से कम आपको ज्ञान तो मिल रहा है, और वो भी फ्री ऑफ कास्ट हम आपको दे रहे हैं, आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। तो केवल आपको बटन दबाने से अगर इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं तो हर्ज ही क्या है। तो दोस्तों, इसी शब्दों के साथ मैं विराम लेना चाहता हूँ, और अगले वीडियो के लिए आप बेसब्री से इंतज़ार करते रहिए। बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं इसका ट्रिक और इसका जो है प्रैक्टिस सेशन। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल हमारा वीडियो कैसे लगा आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। बिल्कुल सादर स्वागत है आपका। आप अपने व्हाट्सएप पे दीजिए, चाहे कमेंट बॉक्स में दीजिए, यूट्यूब पर ही दीजिए। आपका बिल्कुल कमेंट हम स्वीकार करेंगे, जो भी आप लिखेंगे रिस्पेक्टेबल। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।